अगला टॉपिक है संसद में बजट की प्रक्रिया क्या है। तो बजट एक तो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, पीएससी में एकदम कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। नॉर्मल नॉर्मल चीज व्यापक में पूछा जाएगा। जैसे पहला, बजट जो है ये शब्द फ्रेंच भाषा के बुगेट या बुजेट से विकसित है। ये बजट जो आया है BOUGET जो शब्द है वो फ्रेंच के भाषा बुगेत या बुजेट से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है लेदर का बैग। पहले क्या होता था, बजट पेश करने के लिए चमड़े का थैला यूज करते थे, तो इसलिए वहीं से शब्द उठा लिए कि चमड़े के थैला में जाता है बजट, इसलिए वो बजट शब्द वहां से आ गया। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, अब तो भाई ऑनलाइन बजट होते हैं। टैब लेके हमारी जो वित्त मंत्री है वो टैब लेके चलती हैं, है ना। तो ये ओल्ड कंसेप्ट है, बट अब नाम चल रहा है तो चल रहा है बजट। बट आर्टिकल 112 में बजट से संबंधित प्रावधान है, लेकिन उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। बजट जैसे कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द लिखा गया है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करे। जैसे हम लोग भी अपना बजट बनाते हैं, है ना। अपना बजट हम भी बनाते हैं, मंथली बजट बना सकते हैं, पूरे मंथ का बजट बना सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं, हॉस्टल में है, तो उसको तो बजट बनाना आवश्यक होता है। कितना राशन में खर्चा करेगा, कितना टिफिन अगर ले रहा है तो टिफिन का खर्चा, मैश का खर्चा, या फिर ये घर का किराया, रूम का किराया। तो इस तरह से स्टूडेंट का बजट। उसी प्रकार देश चलाना है, तो देश चलाना है तो 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल, अब वो मार्च, अप्रैल, अप्रैल का मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करते करते लास्ट में आता है 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल एंड होता है। तो इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो प्लान बनता है बजट का, उसको बोलते हैं देश का वार्षिक वित्तीय विवरण। और यहाँ पर हम कितना रिसीव करेंगे और कितना एक्सपेंडिचर होगा उसका विवरण बनाते हैं। ठीक। बाकी ये शंकराचार्य समिति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यापक में नहीं पूछा जाएगा। बजट में व्यय का वर्गीकरण, जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कैसे अपन क्लासिफाई करते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, जिसमें वोटिंग नहीं होगा, इस भारित व्यय से जितने सैलरीज हैं वो दिया जाता है। ठीक है। जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते इसी निधि से दी जाती है, इसमें वोटिंग नहीं होता। लेकिन भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलेगा उसमें वोटिंग होगा। ये दो चीजें हैं। भारित व्यय का मतलब ये ऐसे व्यय होते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, वेतन एवं भत्ते से संबंधित उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश है, इनके सबके वेतन और भत्ते, ये सब चीजें। बजट समझ में आ गया। तो इन संचित संचित निधि से भारत के फंड भी होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट के भी फंड होते हैं। तो फंडों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसी किताब में आगे लिखा है, बताऊंगा। तो भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, इस सदन में चर्चा भी की जा सकती है और इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी आवश्यक है। प्रोसीजर ऑफ पासेज ऑफ द बजट 6 चरण से होकर गुजरती है। पहला बजट का रिप्रेजेंटेशन है, फिर उसमें बहस किया जाएगा, विभागीय समिति द्वारा जांच होगा, अनुदान की मांग पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक को पारित होगा, वित्त विधेयक का पारित होना। तो ये 6 चरण है। 6 चरण को काफी डिटेल में इस किताब में लिखा है, पढ़ते हैं। ये चरण एग्जाम में नहीं आता ना, फिर भी लिखिए अपने नोट्स में, इसको लिखिए। बजट का रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, आम बहस होगा, फिर विभागीय समिति द्वारा जांच होगा, अनुदान की मांग पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा, एवं बजट पर भाषण दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है। आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित किया हो जाता है, इसलिए आने वाली 31 मार्च के बाद सरकारों को खर्च के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती है। इसमें प्रायः साल भर के खर्चे के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती है।
इसी को लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। क्या हो रहा है फरवरी में, संभवतः फरवरी में बजट सेशन बैठा है फरवरी में, ठीक है। अब बजट का रूपरेखा वगैरह रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन फरवरी के एंड में जो सेशन चल रहा है उसको स्थगन कर देते हैं। अब फरवरी के बाद आएगा मार्च, और मार्च 31 मार्च तक वो फाइनेंशियल ईयर चलेगा, जो इसके पहले जो बजट आया रहा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल पूरा डिटेल में बताऊं तो एक सेकंड समझिए। मान लो साल चल रहा है 2020, तो इसका बजट कैसे आता है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल फरवरी 2020 चल रहा है, मान लो फरवरी 2020 चल रहा है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का पैसा का किस प्रकार खर्च करना है, कितना आय प्राप्ति होगी, कितना खर्च करना है, ये सब इसमें लिखा होगा। ठीक, इसमें इतना सब लिखा होगा। अब अब मान लो ये फरवरी 2020 में ये बैठे और 20 से 21 तक का 20-21 का बजट बनाने के लिए वो बैठे। ठीक, अब फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च आएगा। 2020 मार्च 2020। तो मार्च 2020 में खर्च कौन से पैसे को करेंगे? ये 20-21 के पैसे को खर्च नहीं करेंगे, ये खर्च होगा 19-20 का। 2019 और 20 में जो बजट बना होगा वो तो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैलिड है ना। तो 2019-20 का जो बजट है वो 31 मार्च 2020 तक का वैलिड है, मतलब यहाँ तक पैसा 19-20 से आएगा। लेकिन जैसी 1 अप्रैल 2020 लगेगा, अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है नया फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? इस वाले बजट में पैसा 2020-21 के बजट से लिया जाएगा चलाने के लिए खर्चों को गवर्नमेंट के। तो अप्रैल और मई के खर्चों को चलाने के लिए गवर्नमेंट पैसा लेगी 1/6, जो टोटल खर्च है, जो जो भी लिखा है, क्या लिखा है, प्रायः साल भर के खर्चों के अनुमान के 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती है। इसे लेखानुदान कहते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा मेरे को। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है वेपन के लिए। आगे, लेखानुदान पारित होने के पश्चात सदन फिर से 3-4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाती है। इस समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालय द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करेगी। सदन स्थगित हुआ, लेकिन जो जांच समिति है वो अभी भी एक्टिव है, वो जांच कर रही है एवं रिपोर्टों को तैयार करती है। इन रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति राज्य के पास नहीं होती और मतदान से भारित व्ययों से अलग मांगों पर होता है। सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव, कट मोशन लाया जाता है। कट मोशन, कट मोशन लाती है विपक्ष। अब ये क्या है, इसको थोड़ा देखिए। 3 प्रकार की कट प्रस्ताव लाई। पहला है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन बोलते हैं, के अंतर्गत सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसके तहत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। क्या मोशन लेके आती है? कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन। ये मोशन भी आप लोग देख रहे थे, प्रस्ताव। इसके तहत क्या है, जैसे बजट में मान लो बजट में गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए मांग किया है 200 करोड़ की। ठीक, बहुत कम है, 2000 करोड़ की मांग किया गया, 2000 करोड़ की मांग की गई है एजुकेशन के लिए। तब विपक्ष बोलती है कि तुम करते तो कुछ हो नहीं भाई, हर साल पैसा इतना निकलता है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए विपक्ष बोलती है इसको 1 रुपए कर दो, 1 रुपए बस इशू करो, कुछ करते तो हो नहीं, 1 रुपए इशू करो। तो इसको बोलते हैं पॉलिसी कटौती प्रस्ताव। दूसरा है आर्थिक या मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। इसके अंदर मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है।
ठीक है, हालांकि ये नीतिगत प्रस्ताव पारित नहीं होगा, विपक्ष लाया है, ये भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ये भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर पारित हो गया मतलब विपक्ष ज़्यादा प्रभावशील है, और विपक्ष ज़्यादा प्रभावशील है तो सरकार को गिराया भी जा सकता है फिर। ठीक है, तो पास पास नहीं होगा। एक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, सिंबॉलिक। यह केवल असहमति का प्रदर्शन का तरीका है। इसमें कहा जाता है कि मांग को 100 रुपये कम की जाए। मान लो 2000 करोड़ रुपए आप डिमांड किए हो, इसको 100 रुपये इसमें माइनस कर दो। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 2000 करोड़ में 100 रुपये घटाने से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये पास हो जा रहा है तो सरकार को गिराने वाला मोशन, ठीक, वो मोशन भी पास किया जा सकता है। ठीक, जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांगों को पारित करती है, उसके बाद तुरंत बाद लोकसभा द्वारा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। इस पर धन विधेयक सारे संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये कई बार बना है कि एप्रोप्रिएशन जो बिल है वो किस प्रकार का बिल है। ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी कुछ होगा, ऑप्शन सी कुछ होगा, ऑप्शन डी कुछ होगा। दिमाग में रख लो, वो एक धन विधेयक है। ये कई बार प्रश्न बना है। वार्षिक वित्तीय विधेयक, आगामी वित्त वर्ष के संबंध में बजट संबंधी प्रस्ताव को लागू करने के लिए वार्षिक वित्तीय विधेयक पेश किया जाता है। सामान्यतः यदि सारे कर वैसे ही चल रहे हो जैसा कि पहले थे तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। ये भी आवश्यक नहीं है, छोड़ दो, इसको आवश्यक नहीं है। पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से एक वीडियो में करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटी